हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 55 फॉर क्लास 10th। और ये वर्कशीट बेटा आपके लिए 13 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की वर्कशीट का टॉपिक क्या है? आज हम बच्चों अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के रेखा चित्र उनको समझेंगे। ठीक है, लास्ट वर्कशीट में हमने कुछ नियमों के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या नियम है जिनसे हम रेखा चित्र वो बना सकते हैं। तो आज हम अवतल दर्पण द्वारा रेखा चित्र जो है वो बनाएंगे। तो बेटा ये कुछ रेखा चित्र आपको दिए गए हैं, बट इस वर्कशीट में ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो हम इनको जो है दूसरी शीट से समझ लेते हैं, दूसरे डायग्राम से समझ लेते हैं। सो ये जो है बेटा डायग्राम्स हैं कि जो रेखा चित्र हैं अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले रेखा चित्र। सभी बच्चे जानते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण यानी इस तरह से यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर पॉलिश होगी और चमकदार सतह जो है वो ये वाली जो सतह होगी वो चमकदार सतह होगी। तो ये वाला जो दर्पण होगा ये अवतल दर्पण कहलाता है। अब हम बेटा इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये वाली। ठीक है, इसमें देखिए क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है यानी वस्तु वो कहाँ पर है। अगर वस्तु वो कहाँ पर है, अनंत पर है, तो पहली कंडीशन है आपकी कि अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। बिंब होता है बेटा वस्तु और प्रतिबिंब होता है उससे जो इमेज बनती है वो क्या कहलाता है, वो प्रतिबिंब कहलाता है। अब देखिए ये क्या है, सी, ये मैं आपको सारी समझा चुकी हूँ। सी क्या होता है, एफ क्या होता है, ये क्या है, पी है। ठीक है, तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो अनंत पर है, तो किरणें जो है वो अनंत से आई, इस सतह से टकराई। और हमारा पहला रूल जो था वो ये था, अगर किरणें वो इस जो मुख्य अक्ष है इसके समानांतर आती हैं तो वो कहाँ से निकलेंगी, समानांतर आती हैं तो वो फोकस से निकलती हैं। ठीक है, फोकस पर मिलती हुई, फोकस पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होती हैं अगर हमारा दर्पण जो है वो क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। तो यहाँ पर ये फोकस पर मिलेंगी तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर बनेगा। आकार में बहुत छोटा होगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी बेटा, उसकी प्रकृति वास्तविक होगी और वो उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दो तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब होते हैं जो एक्चुअल किरणों के मिलने से बनते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में किरणें जो है यहाँ पर परावर्तित होंगी और यहाँ पर मिलेंगी तो ये प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, एक्चुअल में नहीं मिल रही होती हैं, वो प्रतीत होती हैं, तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारी पहली जो है रेखा चित्र हो गया। अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। अब हम इसी का ऑपोजिट पढ़ेंगे कि अगर वस्तु फोकस पर रखी है तो क्या होगा, तो इसका ऑपोजिट यानी हम ये वाला यहाँ पर करेंगे सेकंड नंबर पे। तो देखिए यहाँ पर वस्तु कहाँ रखी है, यहाँ पर वस्तु रखी है फोकस पे। तो यानी हमारा रूल क्या था कि जो यहाँ से देखिए यहाँ से क्या होगा, हम इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर फोकस पर वस्तु रखी है, यहाँ से किरण जाएगी, टकराएगी और कहाँ से निकलेगी, ये निकलेगी हमारी फोकस से, क्योंकि समांतर है किसके, मुख्य अक्ष के, तो फोकस से निकल गई। दूसरी किरण हमारी वो कहाँ जाएगी, टकराएगी और ये वापस जो है कहाँ से निकल जाएगी, ये सी से चली जाएगी। ओके, ये जो दो किरणें हैं ये क्या होंगी, ये सीधी जो है कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ओके, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और आकार में बहुत बड़ा होगा। ठीक है, और प्रकृति बताइए कैसी होगी, वास्तविक होगी या आभासी होगी, तो जो प्रकृति है वो उसकी वास्तविक होगी। ओके, बहुत बड़ा होगा, वास्तविक प्रकृति होगी। अब देखिए ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड जो हम करेंगे, अब हम करेंगे कि अगर जो हमारी वस्तु है वो सी पर रखी हुई है, तीसरी कंडीशन है हमारी, वस्तु कहाँ रखी है, सी पर रखी है। ओके,
यानी वक्रता केंद्र पर रखी हुई है तो क्या होगा, तो यहाँ से देखिए किरण जाएगी, टकराएगी, समानांतर है, पहले रूल के अनुसार कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकल जाएगी। दूसरा देखिए, दूसरी जो है फोकस से जाएगी तो कहाँ से निकलेगी, समानांतर हो जाएगी, उसी का उल्टा रूल हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर ये मिलेंगी कहाँ पर, ये जो है यहाँ C पर आकर ही दोनों मिल जाएंगी। यानी अगर वस्तु C पर रखी है तो बेटा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, वो भी C पर ही बनेगा, ठीक। और उसका आकार समान आकार होगा, जो वस्तु AB का आकार है वही आकार का प्रतिबिंब बनेगा। अगली बात क्या है इसमें, उसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति वास्तविक या आभासी, तो प्रकृति होगी वास्तविक और आकार उसका समान आकार होगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि अगर वस्तु C पर रखी है तो C पर ही प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक बनेगा, समान आकार का बनेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इससे अलग कंडीशन हमने पहले पढ़ा अनंत पर, दूसरा पढ़ा फोकस पर, तीसरा पढ़ा C पर। अब यानी हम आ गए C और F के बीच में, ठीक है। अब देखिए कहीं पर भी आ सकते हैं C और F के बीच में, मान लीजिए हमने यहाँ पर वस्तु रख दी है तो यहाँ पर देखिए ये टकराएगी और वापस कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकल जाएगी। दूसरा ये क्या होगा कि ये इससे टकराएगी और सीधी ये C से जो है बिना अपना पाथ जो है रास्ता छोड़े हुए ये सीधी C से निकल जाएगी और कहाँ पर मिलेगी, कहीं यहीं पर ये मिल गई। अब जहाँ पर ये मिलती है वहाँ क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक होगा। और आप देखिए कैसा है, वस्तु का आकार इतना है तो प्रतिबिंब का इतना है, यानी बड़ा है, वास्तविक है, और उल्टा तो बनेगा ही। उल्टा तो हम शुरू से जो है देख रहे हैं कि कैसा है, प्रतिबिंब उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आपने नोट किया C पर है तो समान आकार की है। अब C और F के बीच में है तो कहाँ पर बन रही है, C से परे बन रही है, ओके, और बड़ी बनेगी, वास्तविक बनेगी। नेक्स्ट हम करते हैं, अब C और F के बीच में रखी है, अब C से परे चले जाते हैं। C से परे का जो हमारा है वो देखिए ये वाला हम पढ़ेंगे। ये देखिए C से परे का ये चित्र है, ये हमारा C है, हमने पहले C और F के बीच में पढ़ा। अब हमने वस्तु को यहाँ रख दिया C और C से परे। C से परे जब हम गए तो क्या हुआ, यहाँ से किरण निकलेगी, टकराएगी और फोकस से वापस आ जाएगी। दूसरी जो है किरण क्या होगा, ये जो है यहाँ से C से निकलेगी, C से जाएगी और उसी रास्ते पर वापस आ जाएगी, ओके। तो कहाँ पर मिली ये दोनों किरणें, ये दोनों किरणें यहाँ पर मिली और प्रतिबिंब भी यहीं पर बनेगा। बेटा आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आप इनको बना पाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको ये समझ आएंगी। अब देखिए जो प्रतिबिंब बना वो C और F के बीच में बना। अब देखिए ये जो है बड़ी आकृति का है और जब आप इसको बनाओगे तो ये कैसा बनेगा, ये छोटी जो है छोटे आकार का बनेगा, उल्टा होगा और वास्तविक भी होगा, ठीक है। आकार यानी छोटा, प्रकृति यानी वास्तविक, ओके, और उल्टा होगा। अब देखिए बेटा ये हमने कर लिया। अब हम लास्ट जो डायग्राम इसका करेंगे वो हम करेंगे कि अगर वस्तु पोल यानी ध्रुव और फोकस के बीच में हो, ये फोकस है ये ध्रुव है, इन दोनों के बीच में अगर कहीं वस्तु है तो कैसी आकृति बनेगी। तो देखिए यहाँ पर है वस्तु, यहाँ पर गई और ये टकरा के और क्या हुआ, ये वापस आ गई, ठीक है, फोकस से निकल गई। दूसरी जो है क्या हुआ, गई और ये जो है C से टकरा के, ये दर्पण से टकरा के और वापस C से निकल गई। अब देखिए ये किरणें अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो जैसे जैसे इधर जाओगे ये चौड़ी जो है होती हुई जा रही है, यानी इनका जगह जो है वो बढ़ता जा रहा है। यानी अगर हम इसको आगे की तरफ जो है एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर क्या होगा, ये कहीं ना कहीं मिल जाएंगी और ये जो है आगे बढ़ाते हैं तो ये इधर मिल जाती हैं। यानी जब वस्तु की स्थिति F और P के बीच में है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। ये दर्पण है, दर्पण के पीछे बनेगा, कहीं कैसा होगा, सीधा होगा। ध्यान दीजिए बेटा, सीधा होगा
वास्तविक होगा या आभासी? आभासी होगा। वास्तविक किरणें तो कहीं मिल ही नहीं रही हैं, वो बस यहाँ पीछे मिलती हुई प्रतीत होंगी, जिसके कारण प्रतिबिंब बनता है। तो ये वास्तविक होगा, ये वास्तविक नहीं होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, आकार में बड़ा होगा, दर्पण के पीछे होगा। ठीक है, ये सारी जो है इसके रिलेटेड बातें होंगी, जैसा प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। तो ये बच्चों आपको ये रे डायग्राम, रेखा चित्र आपको करने हैं। ठीक है, अब हम इसके जो हमने अभी पढ़ा कि कैसा प्रकृति कैसी होगी, वो सब हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सो बेटा ये है वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब F पर, प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का, वास्तविक उल्टा होगा। C से परे है तो C और F के बीच में बनेगा। ठीक है, C से परे है बेटा तो C और F के बीच में बनेगा, और अगर C और F के बीच में है तो C के परे बनेगा। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे चलेंगे, जैसे मैंने आपको समझाया है। छोटा होगा, वास्तविक उल्टा होगा, इसमें बड़ा होगा, इसमें वास्तविक उल्टा तो होगा ही। अगर C पे है तो C पे ही प्रतिबिंब बनेगा, समान आकार का बनेगा, वास्तविक उल्टा होगा। अगर F पर है, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, अत्यधिक बड़ा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। P और F के बीच में है तो दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी होगा, वह सीधा होगा। अब हम करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के रेखा चित्र। तो ये है बेटा उत्तल दर्पण। इसमें केवल दो ही स्थितियां जो है संभव हैं। एक तो जब वस्तु अनंत पर है तो वो जो है सीधी आएगी और ऐसे जो है यहाँ पर परावर्तित हो जाएगी, लेकिन ये फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, इसी तरह दूसरी जो है आएगी तो वो फोकस से, ये फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं परावर्तन के पश्चात, जब हम इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बना? F पर बना। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? दर्पण के पीछे। आकार होगा अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार, और प्रकृति होगी आभासी होता है। इससे बनने वाले हर एक जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा आभासी होगा और सीधा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट दूसरा है वस्तु की स्थिति अनंत और दर्पण के बीच में कहीं पर भी रख दीजिए। ठीक है, इसमें कोई दूरी का ऐसा कुछ नहीं है। अनंत और दर्पण के बीच में रखिए। प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे, यानी एक तो सीधी निकल जाएगी, वो फोकस से निकलती प्रतीत होगी। दूसरा जो है C से निकलती हुई प्रतीत यहाँ पर होती है। आप देख सकते हैं ये ऐसे निकली तो ये फोकस से ऐसे जाएगी, दूसरा जो है ये C से जाती हुई प्रतीत होगी, यहाँ पर मिली तो यहाँ पर क्या बन गया? प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब कैसा होगा? ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, तो जो है वो छोटा होगा आकार में। प्रतिबिंब की आकृति आभासी तो होगी हमेशा और सीधी भी होगी। तो आभासी और सीधा जो है वो केवल उत्तल दर्पण में बनता है। केवल एक ही रेखा चित्र है जो अवतल दर्पण में बनता है। अब बेटा यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आइए करते हैं। वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो बेटा ये जो कंडीशन है ना, इसके कारण वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो पीछे से वस्तुएं हैं वो जो है कैसी दिखाई देती हैं? छोटी दिखाई देती हैं और सीधी दिखाई देती हैं, जिसके कारण हम इसको गाड़ियों में यूज करते हैं। तो बेटा आइए लिखते हैं इसका आंसर। उत्तल दर्पण को वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। बना प्रतिबिंब सदैव आकार में छोटा होता है और पश्चदर्शी के बहुत बड़े भाग को दिखा पाता है। तो ये जो आंसर आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 2 है, एक छात्र वस्तु के समान आकार तथा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करेगा? तो बेटा समान आकार का जो है प्रतिबिंब वो किससे मिलेगा? हमें अवतल दर्पण से मिलेगा, तथा इस व्यवस्था का रेखा चित्र बनाइए। अवतल दर्पण से मिलेगा। कब मिलता है समान आकार का? जब वस्तु C पर होती है। तो आप इसमें आंसर में लिखेंगे अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण का प्रयोग करेगा? अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा। और इसकी व्यवस्था का रेखा चित्र आप यहाँ से, जब वस्तु हमने कहाँ रखी थी? जब वस्तु हमने C पर रखी थी, तो ये वाला रेखा चित्र जो है आप बना दीजिए। आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से दिए गए हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल गिवन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए एक क्रियाकलाप आपको लिखना है। यहाँ से आप इसको प्रयोग को लिखेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हमें अवतल दर्पण चाहिए, कागज की एक शीट चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? अपने हाथ में पकड़ेंगे और इसको सूर्य की ओर जो है परावर्तक पृष्ठ उसको सूर्य की तरफ करेंगे। अब क्या होगा? दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश को दर्पण के पास रखिए कागज शीट पर डालेंगे। ठीक है, जो प्रकाश परावर्तित होगा उसको हम कागज की शीट पर डालेंगे।
कागज की शीट को धीरे धीरे आगे पीछे करेंगे जब तक कि आपको कागज की शीट पर प्रकाश का एक चमकदार तीक्ष्ण बिंदु प्राप्त ना हो जाए। तो उसको आगे पीछे करते रहेंगे ताकि चमकदार बिंदु वो हमें मिल जाए शीट पर। दर्पण और कागज को कुछ मिनट के लिए उसी स्थिति में पकड़े रहिए और अवलोकन कीजिए। अब बेटा दर्पण और जो कागज है उसके बीच की दूरी हम ज्ञात कर लेंगे और ऐसा हम 2-3 बार करेंगे और फिर हम उसकी ये क्या होगी, ये उसकी फोकस दूरी होगी। अवलोकन, जहां पर तीक्ष्ण बिंदु विद्यमान था वहां पर क्या होगा, धीरे धीरे कागज की शीट बेटा वो जलना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि जो अवतल दर्पण है वो जो है किरणों को इकट्ठा करता है, वो अभिसारी जो है वो दर्पण होता है, इसलिए एक जगह पर तापमान ज्यादा हो जाता है। निष्कर्ष क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ पर मिलती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं और वो बिंदु क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। जब प्रकाश की सारी ऊर्जा उस बिंदु पर केंद्रित हो जाती है तो तापमान कागज के ज्वलन ताप से अधिक हो जाता है और कागज जलना आरंभ कर देता है। तो ये क्रियाकलाप जो है आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।